डॉक्टर वो हैं जो निराश इंसान के मन में लाते हैं नई आस। डॉक्टर वो हैं जो एक सहमे मन में भर देते हैं उम्मीद की आस। ये कहना गलत नहीं, डॉक्टर होते हैं खुदा का एक रूप जो हर दिन लाते हैं लाखों चेहरों की खुशियों पर मुस्कान। हैप्पी डॉक्टर्स डे। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो में। इसमें हम आपको खबर दिखाने से पहले उस पर करते हैं 100% रिसर्च, ताकि आप खबरों को बेहतर और आसान तरीके से समझ सकें। और आज हम सत्य की विजय के 50th एपिसोड यानी 50वां एपिसोड है, उसका सफर पूरा कर रहे हैं। ये सब आपकी मेहरबानी है, आपकी दुआ है, आपका प्रेम है। सत्य की विजय के यहाँ तक के सफर में हमने अपने कार्यक्रम में आपसे जुड़े हर वो मुद्दे उठाए हैं जिनसे आपका सीधा सरोकार है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप देश दुनिया के हर जरूरी मुद्दे की बारीकियों को आसानी से समझ सकें, और हम आगे भी यही कोशिश जारी रखेंगे। मिलिए इंडिया के रियल हीरो से और डॉक्टर्स डे बनाइए इनके साथ। सेलिब्रेटिंग 50th एपिसोड। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स की वजह से हम लोग हैं, और इसीलिए आज जब सत्य की विजय का 50वां एपिसोड हम लोग कर रहे हैं, 50th एपिसोड है, तो इस खास मौके पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान रहेंगे और एक ऐसा विषय जो डॉक्टर्स के साथ चलता है। डॉक्टर्स कम्युनिटी ने इतना काम कोविड-19 के दौरान किया, हमारे देश के लिए काम किया। उस महामारी के दौरान, उस लड़ाई में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, और इस समय भी डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने संबोधनों में इसके डॉक्टर्स और अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले दूसरे लोगों की सराहना करते रहे। हर साल 1 जुलाई को देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन देश के महान डॉक्टर्स और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। डॉक्टर जिन्हें धरती पर हम भगवान का दर्जा देते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों हमें अपने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पर गर्व करना चाहिए। हमें गर्व है कि देश में इस वक्त 13 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। देश में 45 लाख से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ है जो दिन रात सेवा में लगा रहता है। 1348 लोगों पर एक डॉक्टर सेवा देने के लिए मौजूद है हिंदुस्तान में। और देश में 12,000 से ज्यादा सरकारी अस्पताल हैं, 38,000 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान जारी रहा। अब तक देश में 197 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान सेवा करते हुए 800 डॉक्टरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, उनकी मौत हो गई। उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित। कोविड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स का आभार कैसे व्यक्त किया, ये पहले हम सुनते हैं। देशवासियों से ध्यान तोड़ना चाहूं, क्या आकर्षित करना चाहूंगा, संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। आज यही हमें मृत्यु से बचा रहे हैं। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। साथियों, हमारे समाज में ये संस्कार दिनों दिन प्रबल होता रहे। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं इस खास कार्यक्रम के लिए। इससे पहले आपको दिखाते हैं हमारे आज के पोल का सवाल। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या डॉक्टर्स के बिना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रह सकती है?
आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @NewsIndia24/7 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ऐसे मेहमान जिनका नाम देश भर में है, सब लोग उनको जानते हैं और उनका हेल्थ सेक्टर में बड़ा योगदान है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सत्य की विजय के 50th एपिसोड में आज हमारे साथ देश की वो 3 शख्सियत जुड़ेंगी जिन्होंने अपने अपने स्तर पर मेडिकल की दुनिया में अपने नाम का परचम लहराया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन। कोई भी इंसान भगवान के घर से काबिल बनकर नहीं आता, उसकी मेहनत ही उसे बुलंदियों तक पहुंचाती है। आज हम आपको धरती पर भगवान माने जाने वाले, कहे जाने वाले एक ऐसे डॉक्टर, एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनकी पहचान दुनिया के अग्रणी हृदय रोग विशेषज्ञों में से है। डॉक्टर नरेश त्रेहन, जिनका जीवन हर डॉक्टर और आम इंसान के लिए प्रेरणा है। वो दिल के डॉक्टर हैं और दिल धड़कनों को खूब सुनते हैं। एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल समेत कई नामी अस्पतालों में अपनी सेवाएं देने के बाद मरीजों को बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से उन्होंने मेदांता द मेडिसिटी की स्थापना की। डॉक्टर नरेश त्रेहन दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़े हुए हैं। हर इंसान का दिल शानदार तरीके से धड़के, इसके लिए डॉक्टर त्रेहन कई तरह के शोध कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र के अनेक सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर त्रेहन को सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। डॉक्टर त्रेहन पूरी ईमानदारी और सेवा के जज्बे के साथ काम करते रहे। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन का। डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर त्रेहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर और हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम आपको जी आपके साथ आते हैं। अब हम आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो है निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और चांसलर डॉक्टर BS तोमर। डॉक्टर तोमर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। देश विदेश में डॉक्टर तोमर को कई बड़े अवार्ड से भी नवाजा गया। आइए आपको एक शख्सियत पर, उनकी शख्सियत पर चर्चा कराते हैं, मिलाते हैं इस वीडियो के थ्रू। निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर देश के ख्याति प्राप्त डॉक्टरों में से एक हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपनी एक पहचान बनाई है। हेल्थ के क्षेत्र में डॉक्टर तोमर को कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा गया। डॉक्टर तोमर को 3 बार नेशनल अवार्ड और 2 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हेल्थ सेक्टर में अपने अमूल्य और अनमोल योगदान देने पर दुबई में डॉक्टर तोमर को ग्लोबल अचीवर अवार्ड से भी नवाजा गया। 2014 में डॉक्टर तोमर को भारत गौरव का खिताब भी मिला। डॉक्टर तोमर का सपना है कि भारत की बेटी का भविष्य उज्जवल हो, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर सबको शिक्षा सबका साथ आओ मिलकर करें विकास के मिशन पर देश की बेटियों के बेहतर शिक्षा स्तर और बेहतर स्वास्थ्य पर लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर तोमर का एम है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जगत में भारत का कद बाकी सभी देशों से सबसे ऊपर हो और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। डॉक्टर तोमर इस वक्त हमारे साथ जयपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में न्यूज इंडिया पर। थैंक यू वेरी मच सर। आपके साथ जुड़ते हैं। अगर अब एक और मेहमान हमारे साथ हैं। अगर धरती पर डॉक्टर नहीं होते तो रोगियों का इलाज मुमकिन नहीं था और मानव जीवन संकट में पड़ जाता। जब भी मानव जीवन पर संकट आता है तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर ही अपनी जान की परवाह किए बिना इंसानी जिंदगी को बचाने में जुट जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक डॉक्टर से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनका जीवन ही सेवा है। इलाज और सेवा की भावना से चिकित्सा क्षेत्र में आए डॉक्टर मोहसिन वली
देखते देखते एक हार्ट सर्जन के रूप में दुनिया के गिने चुने नामचीन डॉक्टरों में शुमार हो गए। हालात कैसे भी हों, डॉक्टर वली की सेवा और जज्बा कभी कम नहीं हुआ। डॉक्टर वली देश के एकमात्र ऐसे डॉक्टर हैं जो राष्ट्रपति आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी के डॉक्टर रहे। भारत के राष्ट्रपति की सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के डॉक्टर हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन वली देश के कई नामी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मौजूदा समय में डॉक्टर वली दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। चिकित्सा में उनके योगदान के लिए साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हम सब मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर मोहसिन वली का। डॉक्टर वली इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीनों मेहमान, खास मेहमान डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर वली, डॉक्टर तोमर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हो पा रहा है। क्योंकि दिल की धड़कन है तो ये प्रोग्राम भी है और ज़िंदगी भी है। आप सबका भाई बहुत बहुत स्वागत है और हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर त्रेहन, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। सबसे पहले एक काम आपने शुरू किया था बरसों बरस पहले, मेडिकल टूरिज्म का। हिंदुस्तान में तो हम सब लोग, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के लोगों की भी सेवा कर रहे हैं। उस मिशन पर एक काम हुआ मेडिकल टूरिज्म का, ताकि दुनिया भर के जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है मेडिकल फैसिलिटीज़ की, उस पर काम शुरू हुआ। अब केंद्र सरकार ने भी उस पर बड़े पैमाने पर काम शुरू किया है और मेडिकल टूरिज्म को आगे बढ़ाने की बात की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस समय हम मेडिकल टूरिज्म को लेकर कहां पर हैं और इस मिशन की जो शुरुआत हुई उससे कितना आगे हम बढ़ पाए। तो जो शुरुआत तब हुई जब हमने इंडिया में ऐसे हॉस्पिटल बनाए जी, जिसकी तुलना दुनिया में किसी हॉस्पिटल से हो सकती थी जी। दूसरा, उसमें ये विश्वास जागा जी, कि हिंदुस्तान में जो पुराना तगमा था कि भाई इन्फेक्शन ना हो जाए, नर्सेस ठीक है कि नहीं, जी, ये आने वाले टाइम से 1990 से जब हमने शुरू किया ये सारा प्रयास, नर्सेस की ट्रेनिंग, हॉस्पिटल्स जो बनने शुरू हुए, जी, तो आज के दिन हमारे पास कई हॉस्पिटल्स हैं। जैसे मेदांता हमने बनाया जी, जो क्लीवलैंड क्लिनिक, मेयो क्लिनिक, हार्वर्ड के मुकाबले का है। जी, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी दुनिया से बेंचमार्क हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे जो कॉस्ट है मेडिकल डिलीवरी की, जी, दुनिया की तुलना से वो 1/10 है। इसका मतलब कि इंडिया में लोग आते हैं अगर जो मेडिकल टूरिज्म के तहत, उनको ना ही के अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलती है पर दुनिया की सबसे उच्च ट्रीटमेंट मिलती है। तो इसलिए वो नहीं है कि चीप है इसलिए आ जाए और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं, यहाँ क्वालिटी उतनी ही है। अगर जो हमारे भी रिजल्ट्स देखोगे आप हार्ट बाईपास वगैरह के, तो जो क्लीवलैंड क्लिनिक जिसको बेंचमार्क माना जाता है उनका भी 99% है, हमारा 99.8% जी, इलेक्टिव कॉर्नरी बाईपास। जी, तो इसीलिए ये जो फैसिलिटी जब से बननी शुरू हुई और पहले इंडिया में कई जगह बन गई अब, कि ये जाहिर है और नेचुरल है कि लोग यहाँ आएंगे क्योंकि उनकी कंट्रीज में जी, ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। सो हमारे लिए ये गर्व की बात है दो तरफ से। एक तो लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान इतना एडवांस हो गया कि यहाँ की ट्रीटमेंट दुनिया की तुलना से है। जी। दूसरा ये भी हुआ कि हमारी प्रेस्टीज जो है इन कंट्रीज में बढ़ गई, जिसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। जी। तीसरा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है वो तो है ही है, पर उससे ज्यादा हमारी जो रिस्पेक्ट है हमारे नेबरहुड में, साउथ ईस्ट एशिया में, गल्फ कंट्रीज में, इवन हमारे पेशेंट अमेरिका से भी आते हैं जी। तो उनके लिए ये हमारे को बहुत गर्व है कि जो, अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा कि मैं अमेरिका में 20 साल था जी। इंडिया से लोग मेरे पास आते थे बाईपास कराने अमेरिका में, आज अमेरिका से लोग आते हैं या मेरे से बाईपास कराने। तो एक ही लाइफ टाइम में ये साइकिल रिवर्स हो गई। तो इसका एज ए हिंदुस्तानी और इंडिया के लिए ये मेरा प्राइड है कि इंडिया कैन बी प्राउड ऑफ इट्स मेडिकल फैसिलिटीज। हालांकि खामियां हैं कि हम गरीबों, हर गरीब को, हर तबके को अभी नहीं पहुंचा सके। वही हमारा प्रयास है अब कि जो भी हिंदुस्तान का नागरिक हिंदुस्तान की जमीन पे खड़ा है उसको अच्छी
हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। जी डॉक्टर तोमर, आपके पास मैं आना चाहता हूं। डॉक्टर त्रेहन ने जो बात की है पेशेंट्स को लेकर और मेडिकल टूरिज्म को लेकर, आप शायद उसमें एक कदम आगे बढ़ गए हैं। डॉक्टर त्रेहन दुनिया भर के मरीजों की सेवा कर रहे हैं हिंदुस्तान में। आपने दुनिया भर के लोगों को, बच्चों को डॉक्टर बनाने का काम यहाँ करना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से वो एक स्टेप और पहले है कि जो लोग तैयार होंगे, जो लोग सेवा करेंगे, वो पूरी दुनिया भर के स्टूडेंट्स को आप डॉक्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें लगे हुए। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर त्रेहन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही जी, कि आज उन्होंने जो फैसिलिटी क्रिएट की है, आज वर्ल्ड में किसी भी, चाहे क्लीवलैंड हो, चाहे मैयो क्लिनिक हो, चाहे हार्वर्ड हो, कहीं से भी कम नहीं है। जी, तो मैं इस बात से, उनकी पूरी बात से सहमत हूँ। इसको करने के लिए आदमी को लगन थी। डॉक्टर त्रेहन साहब ने, उनकी टीम ने, और भी कई ऐसे लोग थे, उन्होंने क्रिएट किया, तो आज दुनिया अट्रैक्ट हुई। जी, और इसलिए आज भारतवर्ष जो है हमारा, एक मेडिकल टूरिज्म में बहुत अग्रणी बनता जा रहा है। जी, बड़ी खुशी की बात है। और साथ में आपसे मैं ये भी कहना चाहूंगा जी, कि अच्छी चिकित्सा, अच्छी पैरामेडिकल सर्विसेज, जी, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ साथ, अगर भारतवर्ष का हमारा मेन थीम क्या है, जी, अतिथि देवो भव, जी, यानी हम जो कहते हैं, जो हमारे पास अतिथि आ गया वो जी। देवो भव, जी। यानी हम उसकी ऐसी सेवा करते हैं, ऐसी मन से सेवा करते हैं कि वो हमारी इम्पैक्ट लेके जाता है। जी, तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिविटी, बेस्ट मेडिकल केयर और अतिथि देवो भव, ये तीन बातें जब मिल गई तो सर्टेनली मेडिकल टूरिज्म में वो हमारा भारतवर्ष अग्रम होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा जी। है। और डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर वली जैसे लोग और भी चीजों को बढ़ाएंगे। जी। मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम आगे बढ़ेंगे। जी, आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, जी। बीइंग ए मेडिकल कॉलेज, यस, हमारे पास 250 स्टूडेंट्स प्रतिवर्ष आता है, एमडी डीएम से पढ़ाते हैं। जी, हमने ये कहा है कि आज उनकी इतनी हम कॉम्पिटेंसी बनाते हैं जी, कि वो एक लो कॉस्ट में, लो इंस्ट्रूमेंट्स में, बहुत ज्यादा डायग्नोस्टिक सुविधाओं को नहीं रहते हुए भी आज उनकी पोस्टिंग भारतवर्ष में जहां होती हो, पीएससी में होती हो, सीएससी में होती हो, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होती हो, तो वो इतने ज्यादा सक्षम बनाए जाते हैं हमारे कॉलेज के अंदर या हमारे अन्य मेडिकल कॉलेज के अंदर। भारतवर्ष के अंदर बहुत से मेडिकल कॉलेज जी। हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि अच्छे डॉक्टर बनते हैं, जी। जो इतने कॉम्पिटेंट होते हैं कि वो एक से एक विषम परिस्थितियों में अच्छी से अच्छी शिक्षा, जी। अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी से अच्छी सर्जरी कर सकते हैं। ये सब हम सबके मिलकर के प्रयत्नों का प्रयास है। जी। और साथ में मैं कहना चाहूंगा, चाहे एनएमसी हो, नेशनल मेडिकल कमीशन हो, भारत सरकार हो, उनकी जो समय समय पर हमें गाइडेंस मिलती रहती है, उन जी। सब की वजह से हमारी भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा पद्धति और हमारी फार्मा इंडस्ट्री की मेन पावर जी। और हमारे इंडिजिनस हमको चीजें जो मिल रही हैं, जी। और साथ में हमारा अतिथि देवो भव जी। मिलकर के आज भारतवर्ष को हम मेडिकल टूरिज्म में चरम सीमा पहुंचा रहे हैं और अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया बना रहे हैं। जी, डॉक्टर एम वली साहब, आपके पास मैं आखिर में इसलिए आया क्योंकि आपका नाम राष्ट्रपति भवन से, राजपथ से होते हुए जनपद तक पहुंचता है। हजारों हजार दिल ऐसे हैं जो धड़क रहे हैं डॉक्टर वली की वजह से। राष्ट्रपति भवन में 3 राष्ट्रपति के साथ सेवा करने का मौका तो आपको मिला ही है। डॉक्टर त्रेहन ने एक बात कही कि हम लोग मेडिकल टूरिज्म पर काम कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं। डॉक्टर तोमर ने भी इस बात पर बात की। मेरी आपसे ये जानने की ख्वाहिश है कि जो आम आदमी है, क्या हम जो आज मेडिकल सिस्टम है, सर्विसेज हैं, उसको बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले आए हैं? जैसे डॉक्टर त्रेहन साहब ने भी कहा कि अमेरिका के लोग भी अब यहाँ आ रहे हैं, और पहले हम लोग जाते ही सोचते ही थे कि बीमारी हो जाए तो लंदन चले जाएं या अमेरिका चले जाएं। आज इलाज हो रहा है, कॉलेजेस खुल रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो आम आदमी है, जिसके लिए कहा जा रहा है 70% लोग बीपीएल में हैं, उनको वो सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने के लिए कुछ काम आगे बढ़ पाया है? जी, सबसे पहले तो अपने 50वें एपिसोड के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और आपने जो मुझे कहा, मैं बहुत छोटा सा एक फिजिशियन हूँ, मैं हार्ट सर्जन नहीं बन सका,
हार्ट सर्जनों के तो बादशाह हमारे सामने, नरेश को बादशाह कहते हैं और बादशाह को नरेश कहते हैं, सामने मौजूद है। मैं तो उनका एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। और हमारे बलबीर सिंह साहब ने जो बातें की हैं, मैं ये कहूँगा मेरे देश में गरीब आदमी की चिकित्सा बहुत अच्छी होती है, मुफ्त होती है, और डॉक्टर त्रेहान जैसे लोग गाइड करते हैं भारत सरकार को। और ऐसी ही गाइडेंस के साथ हमारे मुल्क में विश्व की सबसे बड़ी योजना जो प्रधानमंत्री जी ने निकाली है, जिसके कार्ड्स इशू हुए हैं, जो बहुत मशहूर गरीब आदमी के लिए एक योजना बनाई है, जो पूरी दुनिया में जिसकी बात हो रही है, वैसी योजनाएं हैं। और उसके अलावा डॉक्टर त्रेहान जैसे डॉक्टरों ने, जो एक और इनके समकक्ष डॉक्टर हैं देवी शेट्टी, उन्होंने एक इंश्योरेंस का पैटर्न भी ला के रखा है, जिन्होंने ये दिखाया है कि कम पैसे में, बहुत कम पैसे में, यहाँ मैं 10 रुपए वाली बात नहीं करूँगा, बहुत कम पैसे में हम ऐसा इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे गरीब आदमी की सेवा हो। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे बड़े अस्पतालों में, मेदांता जैसे अस्पतालों में भी एक सेगमेंट ऐसा है जहाँ एक आम आदमी जाकर अपना इलाज करवा सकता है। और ये मैं फख्र के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हिम्मत अगर कोई करेगा गरीब आदमी, तो वो जाएगा और वहाँ पे उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट भी आज के समय हो रहा है। तो ये आयुष्मान भारत योजना जिसकी मैंने बात की, उसके अलावा हमारे सरकार के जो गरीब लोग हैं, जो लोअर कैटेगरी का स्टाफ है, जो केंद्र और राज्य सरकारों में है, उनका भी फ्री ट्रीटमेंट होता है। हमारे देश में मेडिकल सुविधाएं बहुत सस्ती हैं। फार्मा इंडस्ट्री की बात की गई है, भी बलबीर साहब ने करी, बहुत सस्ती है। और हमारे देश में इलाज बहुत सस्ता है। और बाहर मैं ये कह सकता हूँ जितने डॉलर में होता है इलाज, वो उतने रुपयों में यहाँ होता है। और यही मूल कारण है कि बाहर के जो, उनको हम मेडिकल टूरिस्ट न कह के उनको कहेंगे कि भारतीय सुश्रुत और चरक के आशिक, वो भारतीय परंपरा के आशिक, जिनको एक ही प्लेट में योगा भी मिलता है और एक ही प्लेट में आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी मिलता है और क्लीवलैंड क्लिनिक जैसी सुविधाएं मिलती हैं। ये कॉम्बिनेशन किसी विश्व के देश में नहीं होगा जो हमारे देश में है। और हमारे देश के डॉक्टर, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, हमेशा कहता हूँ, वी आर सेकेंड टू नन। हमारे देश के डॉक्टर सबसे अच्छे हैं, सबसे बढ़िया हैं। और बाहर के में भी जाके वो एक ऐसा स्थान ग्रहण करते हैं। मैं एक बार मेयो क्लिनिक में था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का डॉक्टर होते हुए, तो उनके जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे, उन्होंने भारतीय डॉक्टर से अपना पेसमेकर लगवाया। मेरे लिए मेरा सर और माथा गर्व से ऊंचा हो गया। तो हमारे डॉक्टर्स अगर यहाँ भी हैं तो वो बेस्ट सर्विसेज देते हैं, और बाहर भी हैं तो भी बेस्ट सर्विसेज देते हैं और ऊंचे मुकाम को हासिल करते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे दोनों पैनलिस्ट को। मैं तो इनका छोटा सा तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ के बैठ गया। मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ कि इनके दर्जे के डॉक्टरों के साथ में बैठ के कुछ बोलूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आया। जहाँ तक राष्ट्रपति भवन की बात है, वहाँ तो एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो 24 घंटे अपनी दिनचर्या को छोड़ के राष्ट्रपति की सेवा में लगा रहे। तो मैंने अपनी आधी लाइफ वहाँ गुजारी और आधी लाइफ ये आधा टाइम, ये जिंदगी का टाइम निकालना नहीं है, ये विश्वास है। ये विश्वास होता है। राष्ट्रपति भवन पहुंचना और राष्ट्रपति भवन में सेवा का मौका मिलना भी विश्वास की बात है। डॉक्टर त्रेहान, वली साहब ने जो बात कही, मैं उससे 100% सहमत हूँ कि हार्ट सर्जरी में हिंदुस्तान में डॉक्टर नरेश त्रेहान को बादशाह माना जाता, और वैसे बादशाह को हम लोग नरेश ही कहते हैं। और आप जो है भारत सरकार में मेडिकल सर्विसेज को लेकर बड़े सलाह देते रहे हैं, खासतौर से कोविड के वक्त भी, और सरकार की जो मेडिकल हेल्थ की स्कीम्स हैं, आप कैसे देख रहे हैं भारत सरकार की योजनाओं को? क्या बड़ा बदलाव आया है कि हिंदुस्तान की जो स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे आयुष्मान योजना का भी जिक्र हुआ, और कोविड के जो खासतौर से वैक्सीनेशन वाला काम भी हुआ, उस दौरान भारत सरकार के कामकाज को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हुई, कुछ तारीफ भी हुई, लेकिन दुनिया भर में उसका लोहा माना गया। आपकी सलाह कितनी काम आई? ये तो सबकी सलाह मानी गई इकट्ठे होके। ये तो एक कोई इंडिविजुअल की नहीं थी जी। लीडरशिप जरूर थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की, जिन्होंने शुरुआत से ही ये एम्फेसिस दिया कि हम देश के सारे डॉक्टर्स और सारी कम्युनिटीज मिलके ये भयंकर बीमारी से लड़े जी। और हमारी बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज ने भी बहुत अच्छा काम किया कि वैक्सीन को या रिपर्पस किया या नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी।
सो ये सबसे मिलके ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान, जिसकी संख्या जी 140 करोड़ के करीब है, कही जाती है, जी वो लोगों, वो उन इतनी बड़ी संख्या को हमने संभाल लिया। जी हाँ, बीच में बहुत सारे बड़े चैलेंजेस आए, जी क्योंकि इस बीमारी का किसी को पता ही नहीं था। जी तो ये तो सही है कि बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, पैरामेडिकल्स ने, जो जो लोगों ने हाथ, सब ने हाथ लगाया। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि क्रेडिट जो है ये सारे देश को जाता है। जी दूसरी बात ये है कि जो हमारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जी और जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई या नेशनल मेडिकल काउंसिल बनाई गई, जी ये सबके जो एक ही प्रयास है, और वो फोकस प्राइम मिनिस्टर ने जो डिक्लेयर कर दिया कि हिंदुस्तान में स्वास्थ्य की सर्विसेज सबको मिलनी चाहिए, जैसे कि सैनिटेशन है या शौचालय हैं, ये सब चीजें जो हैं मिलके हिंदुस्तान की सेहत को जरूर बहुत बढ़ावा देगा। और जैसे डॉक्टर वली और डॉक्टर तोमर जी ने बोला है जी कि ये सारे जो, ये देखो, जितना ट्रेनिंग, मेडिकल कॉलेज, पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए ट्रेनिंग, फिर उन डॉक्टर्स को टूल्स मिले, सुविधा मिले अपनी स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए, ये सब एक्चुअली स्ट्रीम हिंदुस्तान में बन गई है, जो बहुत सारे देशों में अभी नहीं उपलब्ध है। हमारे पास लोग आते हैं 33 कंट्री से आते हैं ट्रेनिंग के लिए जी 112 कंट्री से आते हैं ट्रीटमेंट के लिए जी तो ये हमारा ये भी एक गर्व है। जी, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हेल्थ सर्विसेज जी बहुत तरक्की की है। अभी काफी जगह दूर जाना है हमें, क्योंकि हमारे डॉक्टर, जैसे आपने संख्या दिखाई जी कि 1350 के ऊपर एक डॉक्टर है, जी जब हमें 3 गुना डॉक्टर्स अभी चाहिए और चाहिए। 2 गुना और चाहिए। तो इसीलिए मेरा ये विश्वास है कि आने वाले टाइम में हम और भी गर्व से कह सकेंगे कि हिंदुस्तान की जो मेडिकल सर्विसेज हैं, वो एक तो हिंदुस्तानी को बहुत सेवा कर सकता है एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, और दूसरा हमारे आसपास के और जितने हमारी लेवल के लोग हैं, इवन वेस्टर्न कंट्री से, हम उनको ये सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। जी डॉक्टर तोमर, आपका देश में, भारत सरकार में और राज्य सरकारों में भी सलाह के तौर पर भी दखल हमेशा रहा है। आपका देश विदेश का लंबा अनुभव है। इसके साथ साथ आपने फार्मा इंडस्ट्री की भी बात की, फार्मा इंडस्ट्री को लेकर भी आपका लंबा अनुभव रहा है। क्या आप समझते हैं कि हम फार्मा इंडस्ट्री में, क्योंकि जिस तरह से खासतौर से वैक्सीन के लेवल पर हम लोग सबसे आगे हैं, पूरी फार्मा इंडस्ट्री दुनिया के लेवल पर हम एक बराबरी के स्तर पर हैं? डॉक्टर तोमर, आपको मेरी आवाज मिल रही है, मिल पा रही है? यस, आप भी यस जी डॉक्टर साहब, आपका देश विदेश में तो अनुभव है ही, और भारत सरकार में और राज्य सरकारों में भी आपका सलाह का दखल रहता है, लेकिन आपने फार्मा इंडस्ट्री का जिक्र किया, तो क्या मैं समझना चाहता हूं, जो डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि मेडिकल सर्विसेज में हम बराबरी पर आ गए हैं, फार्मा इंडस्ट्री में जैसे वैक्सीनेशन के टाइम में हम लोग आगे आए, आप समझते हैं कि दुनिया के स्तर पर हम बराबर हैं फार्मा इंडस्ट्री को लेकर? देखिए, जो भारतवर्ष की फार्मा इंडस्ट्री है जी, वो आज की बहुत बड़ी विश्व की जायंट इंडस्ट्री है जी। मैं समझता हूं इससे बड़ी इंडस्ट्री किसी भी देश में नहीं हो सकती। ठीक है, थोड़ी नई रिसर्च के मामले में कुछ हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड्स आगे हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा फंड इन्फ्यूज करते हैं रिसर्च में। हम थोड़ा वहां पीछे रह जाते हैं। आने वाले समय वो भी हम लोग करेंगे। उसका एग्जाम्पल सामने है कि कोरोना वैक्सीन बनाने में हम कितने आगे रहे जी। हमारी फार्मा इंडस्ट्री या हमारी वैक्सीन इंडस्ट्री ने कितना बड़ा भारी जो है एक जादू दिखाया, करिश्मा दिखाया, इतने कम समय में इतना इफेक्टिव वैक्सीन बनाया। और हमारे देश प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में जी वो वैक्सीन सबको इतनी इफेक्टिव तरीके से मिला। ये वर्ल्ड का उदाहरण है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतना इफेक्टिव वैक्सीन इतनी जल्दी मिला जी। और सबको मिला, जिससे कि आपकी जो हमारी फर्दर वेव्स आई उससे हम लोगों को सुरक्षित रहने का मौका मिला। जी। तो सर्टेनली हमारी फार्मा जो इंडस्ट्री है, वैक्सीन इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी है, पावरफुल है, एंड सेम टाइम चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। आज जो कॉस्ट हमारी एक टैबलेट की यहाँ पर है, उसी कॉस्ट को, जैसा कि बताया गया हमारे वली साहब ने,
कि जी। जो यहाँ हम रुपए में खरीदते हैं वहाँ डॉलर से मिलते जी हैं। तो आज हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे है। साथ में बहुत से स्टंट या ऐसी इंडिजिनस चीजें हैं जो पहले हम विदेश से मंगाया करते थे, आज हमारी भारत में मैन्युफैक्चर होती हैं। जी। इन सब के होने से हमारी जो मेडिकल टूरिज्म है जी। उसमें दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि हुई है। और भारत आज विश्व में फार्मा इंडस्ट्री में, वैक्सीन इंडस्ट्री में जी। या मेडिकल टूरिज्म में, मेडिकल इलाज में एक अग्रणी माना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी डॉक्टर तोमर, डॉक्टर त्रेहन ने एक बात और की जिसका हमने जिक्र भी वैसे किया कि करीब करीब 1300 से ज़्यादा 1350 लोगों पर एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी आपने ले रखी है और डॉक्टर त्रेहन कह रहे हैं कि हमें दुगने तो कम से कम चाहिए। तो ये रफ्तार कैसे बढ़ सकती है कि हिंदुस्तान में डॉक्टरों की जो रफ्तार है, मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स की, मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की, क्या हो सकता है इस पर, किस रफ्तार से हम लोग काम कर सकते हैं? देखिए, मैं 21 साल से मेडिकल कॉलेज चला रहा हूँ जी उसके पहले मैं कुछ प्रोफेसर था एसबीएस मेडिकल कॉलेज में जी। तो मैंने देखा है आज लास्ट जो 10 साल या लास्ट के जो अभी 4 साल हुए हैं जी इसमें हमारी सरकार ने मेडिकल के डॉक्टरों को बढ़ाने की जी। इतनी ज्यादा कोशिश की है कि आज राजस्थान में और मोस्टली हर प्रांत की डिस्ट्रिक्ट में एक एक मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं जी। और जिससे कि हमारी डॉक्टरों की, एमबीबीएस डॉक्टरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है जी। हर मेडिकल कॉलेजेस में उनकी क्षमता के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की सीटें डबल ट्रिपल की गई हैं। उसी तरीके डीएम एमसीए की सीटें डबल ट्रिपल की गई हैं। तो भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल इतनी ज्यादा अच्छी गाइडलाइंस बना रही है कि मैं समझता हूं, आई एम श्योर विद दिस, जिससे कितने कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं, हमारे छात्रों को पढ़ने का मौका मिलेगा। वो ग्रेजुएट बनेंगे, ग्रेजुएट डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट बनेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर पोस्ट डॉक्टरेट बनेंगे। तो वो दिन दूर नहीं। जो हमारी थोड़ी सी विषमता है डब्ल्यूएचओ के मान्यता के अनुसार, वो मैं ज्यादा समझता हूँ कि विद इन 5-6 इयर्स के अंदर वो आंकड़ा एक डॉक्टर पर कितना मरीज होना चाहिए वो हम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए समय दूर नहीं है। मेरे हिसाब से नॉट मोर देन 5 to 6 इयर्स में हम उसको पा जाएंगे। जी डॉक्टर वली, बात हुई कॉलेजेस की, बात हुई डॉक्टर्स की, बात हुई डॉक्टर्स डबल भी हो जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर मेरा मन थोड़ा सा होता है, गरीब आदमी हूँ ना तो गरीबों के साथ जुड़ा रहता है। गरीब तक क्या अभी जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वो किसी दिन मेदांता बन सकते हैं, किसी दिन फोर्टिस बन सकते हैं, किसी दिन गंगाराम बन सकते हैं। सरकारी अस्पताल में जाते हुए क्यों भरोसा नहीं होता कि यहाँ पर ठीक इलाज हो पाएगा? कैसे इस पूरी व्यवस्था को बदला जाए? हो सकता है कुछ अस्पताल अच्छे हों, बड़े अस्पताल हैं हमारे जैसे एम्स जैसे भी हैं, सफदरजंग जैसे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अस्पतालों में और ख़ासतौर से प्राइमरी लेवल पर हम उस बात का भरोसा नहीं कर पाते और सब जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते। मैं बड़े दिल से इसका जवाब दूंगा, इस प्रश्न का आपके बिल्कुल दिल से दूंगा जी। ये जो अभी का हम 40 साल का या 35 साल का डेवलपमेंट देख रहे हैं, जब मैं दिल्ली आया था जी तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा अस्पताल था और नंबर 2 अस्पताल राम मनोहर लोहिया था जी। और डॉक्टर साहब उस समय अमेरिका में थे, त्रेहान साहब, और एस्कॉर्ट बन रहा था, उसके बाद अपोलो बना और हर गली में अब बड़े बड़े अस्पताल बन गए जी। तो क्या जब गरीब और अमीर दोनों का इलाज नहीं होता था? जी नहीं होता था, होता था। हम इसके बीच में कहीं ना कहीं गैप पैदा कर रहे हैं ऐसा कह के। जी। अभी मैं देख रहा हूँ सुबह जब गंगाराम जाता हूँ तो वहाँ एक लंबी लाइन होती है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के मरीजों की, और बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा है सरकारी कि इस अस्पताल को रियायती जमीन दी गई है और आप यहाँ पर इलाज करवाइए, और सरकार का अफसर बैठ के मॉनिटर कर रहा है, अगर आपको कोई कष्ट हो तो आप उसको रिपोर्ट कीजिए। ये बहुत अच्छे स्टेप्स अभी हो गए हैं। देखिए, अगर मुझे पेड़ से फल तोड़ना नहीं आ रहा है तो उसको मैं अपनी नाक पे गिरा लूं और नाक में से ब्लड आ जाए तो कमी मेरी है, पेड़ की नहीं है ना फल की है। हमको
लोगों को एजुकेट करना है कि उनको किस तरह की फैसिलिटी कहाँ मिल रही है। सर दर्द का मरीज भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जा रहा है और ब्रेन ट्यूमर का मरीज भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जा रहा है। दोनों अगर ओपीडी की तादाद बढ़ा रहे हैं तो फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की सर्विसेज प्रभावित होंगी और कोई नहीं रोक रहा है। तो हमारा जो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर है, जेपी नड्डा साहब ने जब रिवाइज की थी अपनी ये मेडिकल पॉलिसी, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में सबसे ज्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर पर जोर दिया था। प्राइमरी हेल्थ केयर एक ऐसा विषय है जिस पे हम आजकल ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। छाती में दर्द होता है तो सीधा एंजियोग्राफी के लिए मरीज भागने की कोशिश करता है, चाहे वो विटामिन डी की कमी से हो। मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, दिल से आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इसको हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा कि सरदर्द के मरीज का इलाज जिसको साइनसाइटिस की वजह से है उसको मेदांता न जाकर प्राइमरी हेल्थ केयर पे उसका इलाज हो जाए और ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन मेदांता में हो। एक तो ये हो जाए। विटामिन डी वाला चेस्ट का दर्द है वो प्राइमरी हेल्थ केयर मोहल्ले का डॉक्टर ट्रीट कर दे और हार्ट अटैक के मरीज का ऑपरेशन डॉक्टर ध्यान कर दे, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेडिकल एजुकेशन में हमारी इस चीज को लाना पड़ेगा जिसको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आपका बिल्कुल जो एक वो है फिक्र है, आपकी जो पॉइंटर है, तवज्जो है इस सवाल में बहुत बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। मेरे दोनों पैनलिस्ट हाथ जोड़ के मैं उनसे एग्री करेंगे, ये कहूँगा कि हमें कहीं ना कहीं जो एक मेडिसिन होती थी क्लिनिकल मेडिसिन, वहाँ अपनी पढ़ाई बच्चों की उसको कहीं ज़्यादा तवज्जो न देकर उनको एमआरआई और सीटी स्कैन में ज़्यादा बिजी कर दिया है। हमको वो क्लिनिकल मेडिसिन की पद्धति जो हमारे सीनियर्स ने हमको पढ़ाई है उसको वापस लाना पड़ेगा, वार्ड की टीचिंग को रिवाइव करना पड़ेगा। और हमारे जैसे एबल, ये भी महाभारत का गीता का कैरेक्टर हैं बलबीर जी भी, तो वो उसको हमको कहीं ना कहीं कर्मण्यवादिका रस्तु पे लाना पड़ेगा, तभी उसका फल मिलेगा। तो ये मैं जो कह रहा हूँ, मैं जब छोटा था 1 रुपए में मेरे मोहल्ले के डॉक्टर साहब, बड़े डॉक्टर थे वो, शहर के दवाई देते थे। अगर इंजेक्शन लगता था तो 1 रुपया 30 पैसे। अब स्टेक्स इतने बढ़ गए हैं, अब हमारा बहुत ज़्यादा मेडिकल का जो ट्रीटमेंट का सिस्टम है कहीं ना कहीं उसमें हमने खुद एक गैप पैदा कर दिया है। तो हमको जो टीचिंग है, बेड साइड मेडिकल टीचिंग है, ये मैं एक टेक्निकल बात कह रहा हूँ, जनता को समझ में शायद नहीं आएगी। वो बेड साइड मैनर्स, बेड साइड टीचिंग और मरीज की क्लिनिकल मेडिसिन के जरिए डायग्नोसिस, उसको रिवाइव करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात यहाँ बताऊँ, डॉक्टर त्रेहान दिल के डॉक्टर हैं, ये खुद नहीं कहेंगे, इन्होंने टीबी के प्रिवेंशन के लिए भी भारत सरकार से लोहा मनवाया है अपना। तो ये हमारे जो सिस्टम्स हैं उसको हमको बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, और वो बारीकी से अध्ययन करने के बाद हमको वो जन जन तक वो चीज पहुंचानी पड़ेगी। और जो सरकार की स्कीम्स हैं जैसे आयुष्मान भारत है, उनका मिसयूज भी रोकना होगा। आपने आज का प्रोग्राम किया, सत्य की जय होती है और हम इसको हमेशा पूरा पढ़ते हैं, सत्यमेव जयते जो है इसकी जरूर जय होगी। और मैं आपके एफर्ट्स के लिए आपको एक बार फिर बधाई देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। ये है हमारी टीचिंग में और अच्छे करना होगा, स्वदेशी बुक्स पढ़ानी होगी। और एक बात और बता दूं, ये बड़े डॉक्टर हैं, मैं छोटा डॉक्टर हूँ। हमारे यहाँ जो पेशेंट्स की भीड़ है अस्पतालों में, जो नंबर ऑफ पेशेंट हमारे डॉक्टर्स जिससे एक्सपोज होते हैं, उसमें इतनी बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है जो विदेशों की टीचिंग में कहीं नहीं होती। वहाँ एक ओपीडी में 5 लोग होते हैं, यहाँ 75 होते हैं। मेरे राम मनोहर लोहिया के ओपीडी में ऑन एन एवरेज 70 पेशेंट होते थे, क्योंकि सबसे मेरी क्राउडेड ओपीडी होती थी। तो मैंने जितनी ज्यादा उनको देखने में गलतियां भी की होंगी, उतना ज्यादा सीखा भी होगा। तो ये हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारे सीनियर्स ने हमको दी है, जो नॉलेज इम्पार्ट की है, वो मैचलेस है, उसका कोई बदल नहीं है, और उसको हमको कहीं ना कहीं पीछे चली गई है, रिवाइव करना होगा। मैं शायद ये मैसेज आज डॉक्टर्स डे पे अपने सब उन कोलीग्स को दे रहा हूँ जो मेडिकल एजुकेशन से संबंधित है, और इसका ध्यान रखना होगा। और ये बड़े दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ, जो मुझे लगता है। तो मैं शाम को पढ़ जाता था और सीखता था अपने सीनियर से, आज वो हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में इवनिंग टीचिंग शायद मिस कर रहे हैं। आपने बेहद खूबसूरत बात की है डॉक्टर वली। डॉक्टर त्रेहान, बहुत गंभीर भी और बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर वली ने की।
ये सच है कि हमारी एक्सपर्टीज़ जो है डॉक्टर्स की, मेडिसिन की, वो बहुत बढ़ गई है। आज हमारे पास कार्डियक सर्जरी में, ऑन्कोलॉजी में, तमाम तरह की बीमारियों में एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत ज़मीन तक जुड़े रहते हैं, लगातार सेवा करते रहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक्सपर्टीज़ में एक बड़ी, कहना चाहिए, अंतर आ गया है, और जो ज़रूरत, जो काम वहाँ पर हो सकता था वो भी काम नहीं हो रहा, इसलिए हमारे बड़े हॉस्पिटल्स, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, अब सबको लगता है कि डॉक्टर त्रेहानी देखें सबको, हर चीज़ में। देखिए, यही जो लक्ष्य है आयुष्मान स्कीम का, जी, कि एक हेल्थ स्टैक बनाया जाए जो ग्रामीण लेवल से लेके, जी, जिसको हम वेलनेस सेंटर बुलाते हैं, जी, जिसमें वही जो डॉक्टर वली कह रहे थे कि ये जिसका सिर दर्द हो वो यहाँ ट्रीटमेंट हो, जिसको एसिडिटी उसका वहाँ हो, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसका वहाँ हो, जी, ये सब बातें उसके अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। जी। तो अगर जब हमारे 1.5 लाख वेलनेस सेंटर्स बन जाए, उनकी कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, जी, तो एक स्टेप लैडर स्कीम बन गई है, जी, जिसमें जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जरूरत है, सिविल हॉस्पिटल की जरूरत है, उसको वहां भेजा जाए। जी, जिसको कोई स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम है, जिसकी सुविधा सिर्फ टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में है, जी, उनको वो दी जाए। तो इसीलिए ये सिस्टम एक बार जो बन जाएगा, आने वाले, मुझे उम्मीद है कि आयुष्मान की पूरी जो पोटेंशियल है वो अभी रियलाइज होगा आने वाले 2 से 5 सालों में। जी। तो हम गर्व से कह सकेंगे कि हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर उपलब्ध है इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जी, कि ये केओस नहीं हो। आज के दिन केओस है कि किसी को पता नहीं कहाँ जाना है, तो चलो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट चले जाओ या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ। वो जरूरत नहीं है, पर उसके लिए प्रॉपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहिए, जिसका नाम वेलनेस सेंटर किया गया है। उसमें डिजिटल मेडिसिन के माध्यम से कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे सबसे स्पेशलिस्ट से भी उसमें संपर्क हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी संपर्क हो सकता है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से भी संपर्क हो सकता है। तो ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनी आयुष्मान प्राइम मिनिस्टर के तहत, वो उसके अंदर ये सब प्रोविजंस का इंतजाम किया गया है। जी। अब हमें इसको नहीं, एग्जीक्यूशन लेवल पर ये चल रहा है ठीक से? हाँ, नहीं, सब ठीक, ये सब अच्छी बातें हुई हैं, पर एक बात जरूरी है कि हर हिंदुस्तानी को इसको अच्छी तरह से अपनाना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। जी, जी, ये भी महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर वली ने भी ये बोला कि कई लोग तो आयुष्मान स्कीम को अब्यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी, जिन लोगों के पास पैसा भी है वो भी उसमें घुस रहे हैं, तो गरीब की तकलीफ बढ़ती जाती है। तो इसीलिए इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हमें अपने जहन को बदलना है, एज ए हिंदुस्तानी को अपना जहन बदलना है कि आज के दिन जो चीज आप ऑनेस्टली और सर उठा के कर सकते हो, वो चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जमाना निकल गया जब अंग्रेज यहाँ होते थे, जिनसे ये जायज था कि उनसे चोरी छुपी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो सारा कुछ तो वो खा रहे थे। आज के दिन बिल्कुल हिंदुस्तान ऐसे ट्रैजेक्टरी पे है कि हमें बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है। हमें ये इसी ट्रैक पे रहना है, सबका साथ लेके, सबको मिला के, सारी हिंदुस्तान को इकट्ठा उठाना है। अब जब ये हम ये ठान लेंगे, तो हिंदुस्तान दुनिया में एक अहम देश बनेगा, जिसकी तुलना कम ही लोग कर सकेंगे। तो इसीलिए मुझे, आप मेरी आवाज से आपको समझ आता होगा कि मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान में। बाकी सबको ये समझना है कि हिंदुस्तान का फ्यूचर हमें सबको मिलके बनाना है, अपना स्वार्थ या लालच से नहीं बनाना है। जी, डॉक्टर तोमर, जैसे डॉक्टर त्रेहान उम्मीद की बात कर रहे हैं, ये उम्मीद की जिम्मेदारी आपने फिर से उठाई है, इसलिए फिर मैं आपके पास आता हूँ कि हिंदुस्तान की जो नई पीढ़ी के डॉक्टर्स हैं, जो आप तैयार कर रहे हैं, क्या हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाएं? आजकल एक शिकायत होती है कि डॉक्टर्स बड़े शहरों में रहना चाहते हैं, गांव नहीं जाना चाहते, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम नहीं करना चाहते।
क्या इस ट्रेनिंग में हमें बदलाव की ज़रूरत है, या आप जिस तरह से बच्चे तैयार कर रहे हैं, नए डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं, उसमें इस बात पर हम लोग फोकस कुछ कर रहे हैं, या सब लोग चाहते हैं कि एक्सपर्ट ही बने? इस ट्रेनिंग में बदलाव की ज़रूरत है, या आप इस तरह से यहाँ मैं दो बात कहना चाहूंगा। पहली बात, जैसा कि त्रेहान साहब ने, वली साहब ने कही, आयुष्मान भारत ने हमारे भारत की नक्शे को, हेल्थ केयर को चेंज कर दिया। जी, जब मैंने एसएमएस कॉलेज छोड़ा, जब मैंने अस्पताल खोला, तो निम्स मेडिकल कॉलेज जयपुर के आउटस्कर्ट्स पे है, यानी उस समय वो जयपुर रूरल में आता था। जी, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी। जब मैंने कॉलेज अस्पताल शुरू किया तो ग्रामीण मरीज वहां आने से डरते थे कि भाई पता नहीं कितना पैसा हमारा अस्पताल प्राइवेट में लग जाए। जी, हम लोगों ने कैंप लगाए और समझाया भाई हमारा अस्पताल महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी डर के मारे नहीं आते थे। जी, मोदी जी ने आयुष्मान भारत करके आज वो रास्ता दिखाया है कि वही मरीज, गांव का मरीज निम्स आ सकता है, उसका फ्री इलाज होगा, कैशलेस। वही मरीज राम मनोहर लोहिया जा सकता है, और वही मरीज मेदांता जा सकता है, गरीब मरीज जिसके पास आयुष्मान कार्ड होगा, उसका फ्री इलाज होगा। तो अब उन गांव के मरीजों को, पुअर मरीजों को बड़ी बड़ी आलिशान प्राइवेट अस्पतालों में जाने में कोई डर नहीं लगता, इसलिए उनको एक सुविधा ये मिल गई। जी, दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने पहले, जब मैं पढ़ता था और मैं एसएमएस कॉलेज में था, तो कुल 3-4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज हमारी राजस्थान की बात मैं करूं तो 33 डिस्ट्रिक्ट हैं और 30 मेडिकल कॉलेज हैं जी, प्रैक्टिकली, और 3 खुलने वाले हैं, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा। तो जो आसपास की हमारी पीएससी हैं, जो सो कॉल्ड वेलनेस सेंटर हैं, वहां के मरीज को उस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जो कि आज मेडिकल कॉलेज बन गया, पहुंचने में कोई देर नहीं होगी। तो इसलिए ये सुविधाएं बहुत बढ़ गई। और जो आपने बात पूछी कि आज का जो बच्चा जिसको हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर बना रहे हैं जी, आपको शायद सुन के बड़ी खुशी होगी कि अभी इस वर्ष से ही नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नया नियम बना दिया है जी, जो एक बच्चा, पहला बच्चा मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आएगा, हर बच्चे को 10 से 15 फैमिली हर गांव के अंदर अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और वो बच्चा उस 15 फैमिली का पूरी हिस्ट्री लेगा, उनको वैक्सीन लगवाने का जिम्मेदार होगा, उनकी देखभाल का जिम्मेदार होगा, उनकी सारी सुविधाओं का जिम्मेदार होगा, और जितनी हमारी भारत सरकार की या राष्ट्र या प्रांत सरकार की जितनी हमारी सेवाएं हैं उनको बताएगा। तो देखिए, वो बच्चा शुरू से विलेज में जा रहा है, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये कंपल्सरी कर दिया गया है। तो आने वाले समय जब बच्चा वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेवंथ ईयर MBBS करेगा, तो गांव की चीजों से मिल गया, घुल गया, और ऐसे हर बच्चे के पास 5 से 10 फैमिलियां कंपल्सरी दी गई हैं गांव के अंदर। तो सोचिए कितना बड़ा उत्थान आने वाला है। जी, डॉक्टर त्रेहान, आखिरी बात, वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा था हेल्दी इंडिया, तो क्या हम कब तक एक हेल्दी इंडिया की उम्मीद करें? और एक चीज़ और जानना चाहता हूं, आप जिस पर बहुत जोर देते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके की मेडिकल जो व्यवस्थाएं हैं, मानो एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, सब चलते हैं, योगा भी आजकल चल रहा है, इन सब में एक कंपटीशन है या कुछ विरोधाभास है, या सबको साथ लेकर चला जा सकता है? हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। नहीं, सही बात है आपकी कि बहुत अच्छा किया ये आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अहम क्वेश्चन है जी, कि अगर जो आप हिस्टोरिकली देखोगे तो जैसे ट्रेडिशनल है, जैसे आयुर्वेदा है या यूनानी है, और एक तरफ मॉडर्न साइंस आई जिसको एलोपैथी कहते हैं जी, तो एलोपैथी जो थी वो फार्मास्यूटिकल रिसर्च से आगे चली, इसलिए कि जो बीमारियां थी जिनका इलाज नहीं हो सकता था, तो उन्होंने वो अपनाया। तो उससे क्या हुआ कि आने वाले टाइम में वो दरार बढ़ती गई जी। तो आयुर्वेद और यूनानी लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमें साइड लाइन कर दिया गया जी। ये सबसे बड़ी गलत बात हुई थी। क्यों? कि मैं सबसे उच्च एलोपैथी का इलाज करता हूं, जो हार्ट सर्जरी सबसे मानी जाती है जी जी। पर मुझे ये एहसास है कि हमारी जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हैं, 90% हम हर चीज को संभाल लेते हैं, पर खामियां भी हैं। और अगर जो आप
ट्रेडिशनल मेडिसिन को देखोगे, खास करके आयुर्वेदा को, जी जिसका हमें हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रैक्टिस है, जी उसके अंदर जो गुण है जी वो उस खामियां को पूरा कर सकते हैं। जी तो ये बात गलत है कि हम कंपटीशन करें या एक दूसरे का विरोध करें। हमारा ये प्रयास है और ये इस पे मैंने बहुत सारा काम किया है और अभी आने वाले टाइम में और भी करेंगे। और गवर्नमेंट ने भी बहुत साथ दिया, जो आयुष मिनिस्ट्री बन गई, कि मॉडर्न मेडिसिन का और ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक तालमेल करके फ्यूजन मेडिसिन बनानी है, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान से नई मेडिसिन बनेगी जो दुनिया को रूल करेगी जी, क्योंकि उसमें ये जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, कॉस्ट कम हो जाएगी और बॉडी के ऊपर जो तकलीफ होती है वो भी बहुत कम हो जाएगी जी। ये मेरा विश्वास है और इसी की तरफ हम सब चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, डॉक्टर वली, डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर तोमर, और हेल्दी इंडिया बने। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सब लोगों की वजह से हमारा दिल धड़कता है और हमारी मुस्कान बनी रहती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कीमती वक्त में से कुछ समय हमारे लिए निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या डॉक्टर के बिना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रह सकती है। इस पर लोगों ने अपनी राय हम तक पहुंचाई है। %83% लोगों ने कहा है कि बिना डॉक्टर के हम मुस्कुरा नहीं सकते। मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा क्या ये पक्ष होना चाहिए था, लेकिन 83% लोगों ने कहा है कि उनके बिना नहीं मुस्कुरा सकते। आज हम लोग हेल्दी इंडिया की चर्चा कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, शब्बा खैर।